द न्यूज ओशियन। मैं हूं अम्बरीश शुक्ला और आज है हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व। आपने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका एक परिचय। आप वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। आपसे बात करेंगे लोक सेवा आयोग की तैयारी को लेकर के। आपसे यह बात करेंगे कि सफलता और असफलता के बीच में जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर के जो आपने किताब लिखी उस पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, बचपन में जब हम लोग फिल्में देखा करते थे तो हमें अक्सर किरदार याद रहते थे जो मुख्य हीरो होते थे या नायिकाएं याद रहती थी जी। कई बार हम जब आपस में बातचीत करते थे कि फला फिल्म का हीरो धर्मेंद्र है, फला फिल्म के हीरो बच्चन साहब हैं। लेकिन एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा उस फिल्म का निर्देशक कौन है, तो मैं अवाक रह गया कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं ध्यान से कि निर्देशक कौन है। तो इसी प्रकार जो आपने बुक लिखा जिस पर हम लोग बात करेंगे, 12th फेल, जिसको खूब ख्याति प्राप्त हुई, उसके निर्देशक हैं आप अनुराग सर। इनके जो मुख्य किरदार हैं मनोज शर्मा, जो वर्तमान में मुंबई पुलिस में DIG हैं। पूरी बातचीत होगी, उन पर आप उनकी पूरी कहानी जान पाएंगे। बस परिचय में बता दूं कि निर्देशक यानी कि जो पीछे का पूरा पटकथा जो लिखा गया है वो आपके द्वारा लिखा गया है। और सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय दें, उसके बाद में फिर मैं अपनी बातचीत का सिलसिला शुरुआत करता हूँ। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग पाठक हूँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्टेट GST में डिप्टी कमिश्नर के पद पर हूँ। ग्वालियर का रहने वाला हूँ और ग्वालियर से ही मैंने MA हिंदी साहित्य में किया था और उसके बाद PhD किया मुक्तिबोध की काव्य चेतना पर। मेरा इतना ही परिचय है। एक कहानी संग्रह मेरा व्हाट्सएप पर क्रांति आया है और दूसरा ये पहला उपन्यास है मेरा 12th फेल, जो मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन पर आधारित है। जी जी जी। सर, मैं चाहता हूँ मेरा एक प्लेटफार्म है, हमारे ग्रुप का एक प्लेटफार्म है ओनली UPSC, जिस पर मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा बच्चे, जी धन्यवाद, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर मुफ्त शिक्षा पाते हैं। वो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांवों से संबंधित हैं जो संसाधन के अभाव में दिल्ली और अलीगंज, लखनऊ या इलाहाबाद में जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सर, मैं चाहता हूं कि एक बार आप वो नेहरू बिहार और वो अलीगंज और इलाहाबाद का वो जो पूरा सिनेरियो है उसकी एक रूपरेखा रखें, ताकि जो हमारा स्टूडेंट किसी गांव में बैठ करके आपको देख रहा है वो समझ पाए कि वहाँ पर UPSC की तैयारी कैसी होती है। देखिए, मुखर्जी नगर हो या इलाहाबाद का अल्लाहपुर हो या ग्वालियर में हरिशंकरपुरम हो, या हर शहर में एक छोटे छोटे स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बच्चे अपनी तैयारी करते हैं। इंदौर में भी है, भंवर कुआ है। जी जी। वो दरअसल वहाँ कोचिंग के सेंटर होते हैं और उसके आसपास बच्चे रहते हैं। जी। तो वहाँ कोचिंग का गाइडेंस उनको मिलता है और पढ़ाई का एक माहौल बनता है। जो आसपास उनके मित्र होते हैं सभी तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक कंपटीशन की भावना होती है। हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका हमें पता अपने साथियों से, अपने शिक्षकों से चलता रहता है। तो जो लोग गांव में रहते हैं, जिनको सुविधा नहीं है शहर आने की या दिल्ली जाने की, इलाहाबाद जाने की, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना महत्वपूर्ण हो गए हैं और उस कारण से अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम पढ़ाई करते हैं UPSC की, PSC की, तो हमको वो लाभ प्राप्त हो सकता है कि हम सामने सीधे सीधे कई लोगों से बात कर सकते हैं, शिक्षकों से सीधे पढ़ सकते हैं। जी। तो अब स्थिति थोड़ी सी बदली है। हम लोग जब तैयारी करते थे तब इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हुआ नहीं करता। जी जी। अब स्थिति बदल गई है, तो अब उसका भी लाभ उठाया जा सकता है। जी। और मटेरियल भी काफ़ी है ऑनलाइन में और टेस्ट सीरीज भी होती है, शिक्षक पढ़ाते भी अच्छा है। जी जी। तो अब जो मुझे लगता है, लेकिन जो समूह का माहौल होता है वो अलग होता है, वो आप मुखर्जी नगर में आपको मिलता है, लेकिन पढ़ाई आप ऑनलाइन पे भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। जी जी जी। दर्शकों, मैं पहले आपको बता दूं कि जिस मुद्दे पर पूरी बातचीत होने जा रही है वह क्या है, ताकि विषयांतर ना हो, भटकाव ना हो। बात होगी हमारी आज एक प्रसिद्ध नोवेल पर जिसका नाम है 12th फेल। ये मेरे हाथ में है, आप इसको देख सकते हैं। इस पर पूरी बात होगी। इसको लिखा है अनुराग पाठक जी ने, जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं लगातार। और एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो
हाई स्कूल में नकल से पास हुआ, इंटर में किसी तरीके से जब उसने तैयारी की और वहाँ पर नकल नहीं हुआ तो वो फेल हो जाता है। जब ग्रेजुएशन करने के लिए ग्वालियर पहुँचता है, वहाँ पर उसको बड़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि उसके पास संसाधन का अभाव है, रहने की जगह नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, तो वहाँ बहुत सारी समस्याओं को झेलता है। इन सब के साथ साथ फिर उसे जो है उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से वो टेम्पू भी चलाता है, कभी पुलिस उसको पकड़ के लेकर के जाती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुन रहे होंगे तो आपको ये कतई नहीं लग सकता है कि वो व्यक्ति वर्तमान में मुंबई पुलिस में DIG के पद पर हो सकता है या इतने बड़े ओहदे पर हो सकता है, लेकिन ये संभव है। और ये कैसे संभव है, इसकी जो पूरी पटकथा है वो इस बुक में है, तो ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। सर, अब हम चाहते हैं कि बुक पर बात करना हम प्रारंभ करें, जो आपने लिखा मनोज शर्मा पर और उनकी पत्नी श्रद्धा शर्मा पर। एक ज़बरदस्त कहानी, ऐसा लगता है कि ये जब हम करण जौहर की और यश चोपड़ा की फिल्में देखते थे तो वहाँ पर प्रेम का एक अलग रूप दिखाया जाता था कि जो प्रेमी है वहाँ पर बस प्रेम महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ पर प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम एक साधन है और साधक वो सफलता, जो साधना वो सफलता है जहाँ पर पहुँचना है, और इस रचना में आपने उसको बाखूबी बताया है। सर, बताइए कि मनोज शर्मा से आपकी शुरुआती मुलाकात कैसे हुई और ये बुक लिखने की पृष्ठभूमि कैसे बनी? मनोज कुमार शर्मा ग्वालियर में BA कर रहे थे तब मेरी उनसे परिचय हुआ जी। और फिर उसके बाद दिल्ली में पढ़ाई के दौरान हम लोग काफ़ी साथ रहे और मित्रता बनी रही। जी जी। तो जब मैं अपना बचपन से मैं कहानियाँ लिखने लगा था और जब मुझे कुछ कहानियाँ लिखने के बाद मुझे लगा कुछ उपन्यास लिखना चाहिए जी। तो मुझे लगा कि एक ये ऐसा व्यक्ति है मेरे सामने जिसका जीवन लोगों को प्रेरणा दे सकता है, जी। मोटिवेट कर सकता है कि एक ऐसे स्तर से उठ के वो इस लक्ष्य तक पहुँचे हैं। पढ़ाई उनकी शुरुआत में बहुत ख़राब थी, गांव में वो फेल हो गए थे, 12th में फेल हो गए थे, 10th में 3rd डिवीज़न थी, इंग्लिश उनकी बहुत कमज़ोर थी, मैथमेटिक्स उनको आता नहीं था जी। लेकिन फिर भी अपनी इन कमियों को दूर करके जी। उन्होंने मेहनत के माध्यम से, उन्होंने संघर्ष के माध्यम से एक वो लक्ष्य प्राप्त किया जो लोगों का, बच्चों का और युवाओं का लक्ष्य होता है। तो उनके उस जीवन में मुझे वो तत्व मिले कि जो लोगों को प्रेरित कर सके। जी जी। तो इस कारण से मैंने मनोज जी पर ये उपन्यास लिखा और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि मनोज जी डायरियाँ लिखते हैं। तो जब मैंने मनोज से चर्चा की कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप क्योंकि IPS हो चुके हैं तो आपका जो जीवन है वो बच्चों को प्रेरित कर सकता है, तो उस पर कुछ लिखा जाए जी। तो उन्होंने मुझे अपनी डायरियाँ दी। उन्होंने कहा ठीक है ये पढ़ लो और इनमें से आपको मेरा जीवन पूरा इन्हीं डायरियों में है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है तो आप कर सकते हो। तो मैंने फिर उसको लिखना प्रारंभ किया। संयोग ये रहा कि लोगों को पसंद आया, लोग काफ़ी उसको ले रहे हैं, उसकी समीक्षाएं कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मेरा लिखा हुआ लोग प्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल प्रेरित हो रहे हैं और UPSC के एस्पायरेंट तो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। इसके साथ साथ हर वह व्यक्ति इससे प्रेरित हो रहा है जो इस उपापों में रहता है कि कहीं असफल ना हो जाएं। छोटी मोटी कठिनाइयों से ही हार कर भागने वालों के लिए ये किताब एक वरदान है। आप इससे एक प्रेरणा ले पाएंगे कि बिल्कुल सर, कि मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो है एक ऐसी कहानी लोगों के सामने रखी जो सच्चाई है। कहानी, इसको कहानी कहना मुझे अपराध बोध लगता है कि ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। आपने इसको रखा और इससे लोग सीख सकते हैं कि कितना भी अभाव हो, लेकिन आपको सड़क पे कभी नहीं सोना पड़ा होगा अगर जो है सामान्य घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सड़क पर भी सो रहा है, आटा चक्की पर आटा भी पीस रहा है, उसके बाद में 300 रुपये की नौकरी कर रहा है, एक टाइम खाना खा रहा है, उसके बाद में भी वो UPSC जैसे इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर संसाधनों का रोना रोते हैं तो ये गलत है। आपको ये किताब सिखाएगी कि उससे कैसे आप पार जा सकते हैं। सर, अब आगे बढ़ता हूँ, मैं सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। UPSC को लेकर के एक ये धारणा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में बन गई है कुछ दिन के रिजल्ट की वजह से, कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट कम आ रहे हैं, कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ या तो आयोग के लेवल पर ही कुछ ऐसा हो रहा है कि उनकी संख्या कम हो रही है, या उनके तैयारी करने में ही कोई दिक्कत है, उनको कोचिंग अच्छी नहीं मिल रही। क्या आपको क्या समस्या लगता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ?
मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं काफ़ी समय से अभी जो आजकल परीक्षा का पैटर्न है उससे दूर हूं। जी जी। तो एकदम सटीक बोलना इस समय मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता जी, जी, है, जी। मैंने जो अपना अनुभव देखा है पहला, जी। या जो हमारे साथ हमारे समय में जो हुआ करता था, जी जी। उस समय भी इंग्लिश मीडियम के लोग काफ़ी सिलेक्ट होते थे, लेकिन हिंदी मीडियम के लोग भी सिलेक्ट होते थे। जी जी। आज भी हिंदी मीडियम के लोग भी सिलेक्ट होते जी। हैं, अपेक्षाकृत थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई या जो तैयारी का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जी जी। जिस तरीके जो आवश्यकता यूपीएससी चाहती है, जो आपसे चाहती है, जो आप लिख रहे हैं, जो आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं, वो कितना सटीक है और कितना टू द पॉइंट है, जी। वो मुझे लगता है ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा देखा जाता है। तो यदि विद्यार्थी उस दिशा में तैयारी करें कि हमसे जो पूछा जा रहा है उसको हम सटीक तरीके से जवाब दें, और इंटरव्यू में जो पूछा जा रहा है हमारा व्यक्तित्व उसके लिए एकदम परीक्षा की दृष्टि से एकदम सजग हो, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम को समस्या आएगी। हिंदी मीडियम के लोग भी सिलेक्ट होंगे। अच्छा, कई शिक्षक या कई कोचिंग उस दिशा में काम भी कर रही हैं। आपका चैनल है, यूपीएससी चैनल है, वह भी बहुत अच्छा इसमें काम कर रहा है। अगर हम सही गाइडेंस, जी जी। हेलो जी जी। आ रही आवाज? जी आ रही जी। हाँ, तो अगर हम अपने शिक्षकों की और जो अनुभवी लोग हैं जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनके गाइडेंस में तैयारी करें तो सफलता मिलती है और मिल सकती है। बिल्कुल। इस दृष्टि से अगर हम 12th फेल को भी देखेंगे तो मनोज का जीवन भी बाधाओं से भरा हुआ था। योग्य नहीं थे, जी जी। बाहर की बाधाएं थी, जी। पैसा नहीं था, लेकिन वो सभी बाधाओं को पार करते हुए लिखने की भयानक प्रैक्टिस उन्होंने करी। बिल्कुल। उस कारण से उनको सफलता प्राप्त हुई। तो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम में कठिनाइयां तो हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हिंदी मीडियम के लोग सेलेक्ट नहीं होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक जो सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा जब मैं इंटरव्यू की चर्चा कर रहा था क्लास में कि मैं करूँगा, सर से बातचीत करूँगा, उन्होंने कहा कि सर जो यूपीएससी के पेपर आते हैं वो बेसिकली बनते हैं इंग्लिश मीडियम में और उसका अनुवाद रूप हिंदी होता है। तो कई बार शब्दों का इस प्रकार से अनुवाद कर दिया जाता है कि वो बात ही समझ में नहीं आती है। कई ऐसे एग्जाम्पल भी सामने आए होंगे जो हास्यास्पद लगे, लौह पौधा जैसे स्टील प्लांट को कह दिया गया। तो ऐसी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए? तो फिर जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी उसको ऐसा लगता है कि बिना इंग्लिश को थोड़ा बहुत जाने इस नैया को पार नहीं किया जा सकता है। देखिए एक मेरे उपन्यास में घटना है, एक वो जी आपको जी लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें मनोज अटेम्प्ट देते हैं और एक इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। हाँ, वो मैं बता जी 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 वो मैं बता दूं एक बार दर्शकों को, तो ज़्यादा उनको आनंद आएगा समझने में। वो घटना ये है जो भी सर बता रहे थे। मनोज जी अपने साथ सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस का पेपर जब लिख रहे होते हैं, अटेम्प्ट मुझे याद नहीं है, जब वो मेंस का पेपर लिखते तो उसमें एक पेपर निबंध का होता है। उसमें एक सवाल आया होता है टूरिज्म इन इंडिया पे, और वो मनोज जी उसको टेररिज्म इन इंडिया समझ करके पूरा नक्सलवाद और आतंकवाद जम्मू कश्मीर सब जोड़ करके लिख आते हैं। और जब रूम पे आते हैं तो बहुत चौड़े होकर के बोलते हैं कि बहुत अच्छा लिख करके आया हूँ। अपने दोस्त को बताते हैं कि टेररिज्म इन इंडिया पे मैं लिख करके आया हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में टूरिज्म इन इंडिया होता है। सर ये समस्याएँ हैं हिंदी मीडियम के साथ में। जी बताइए आप। देखिए, इसके लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। अगर हम अब इस समय, अब जिस इंडिया में हम रह रहे हैं उसमें हम ये कह नहीं सकते कि अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम इंग्लिश बिल्कुल छूएंगे नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम और सभी की, चूँकि इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, यूपीएससी में होता है, तो हमारी इंग्लिश कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि अगर जो अनुवाद की समस्या आती है कि अगर कोई अनुवाद हिंदी में होता है तो वो अगर ठीक नहीं होता, तो इंग्लिश का हम मूल जो प्रश्न है उसको पढ़ने की, समझने की हमको क्षमता होनी चाहिए, और उसका उत्तर अगर हमको लगता है कि ये जो सवाल है इंग्लिश का वो ठीक है तो उस हिसाब से हमको करना आना चाहिए। तो हम इंग्लिश को छोड़ के या इंग्लिश से अज्ञान बन के या इंग्लिश से मुंह मोड़ के तरक्की कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ये थोड़ी संभावना कम है। तो हमको इंग्लिश, सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम को, हिंदी मीडियम के लोगों को अपनी तैयारी में इंग्लिश को भी शामिल करना चाहिए और काफ़ी उस पर काम करना चाहिए। जी यानी कि विरोध की भावना से भाषा को अगर देखेंगे तो नुकसान होगा नहीं। विरोध तो है ही नहीं, ना हिंदी का है ना इंग्लिश का है, क्योंकि अब
पेपर में अगर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों अनुवाद हैं और इंग्लिश में मूल प्रश्न इंग्लिश में और अनुवाद हिंदी में है, तो हमको इंग्लिश भी पढ़ना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। और आ रही है, अब आजकल इतनी सुविधाएं भी हो गई हैं, आजकल मोबाइल पर उस पर हम इंग्लिश डिक्शनरी वगैरह इतना है कि सीखना इंग्लिश उतना कठिन पहले जो था ना वो अब रहा भी नहीं है, लोग सीख भी पा रहे हैं, कोई समस्या है नहीं। सर इससे जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल ये है कि जब मनोज शर्मा अपने फाइनल अटेम्प्ट में इंटरव्यू में होते हैं, डॉक्टर मेहता के बोर्ड में होते हैं, परिवर्तित नाम है, डॉक्टर मेहता के बोर्ड में होते हैं, वो IIT BHU के प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने पहले से ही अपना एक माइंडसेट बना रखा होता है कि इंग्लिश माध्यम का जो एस्पायरेंट होगा वो अच्छा होगा और अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर क्या वर्तमान में भी जो बोर्ड बनते हैं वो ऐसे माइंडसेट के साथ में आते हैं? क्योंकि जो बोर्ड का अध्यक्ष अगर वो ऐसे माइंडसेट से आ रहा है तो फिर आर्ट बैकग्राउंड और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का तो सर नुकसान हो सकता है। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की सेवाएं हो रही हैं, जिस तरह की सर्विस हो रही है, जो क्षेत्र मिलता है सिलेक्शन के बाद आपको जहाँ काम करना होता है, वहाँ आपको वहाँ की लोकल भाषा और वहाँ की संस्कृति और वो सब समझने की ज़रूरत होती है। तो मुझे अब ऐसा लगता नहीं है कि अब आजकल के जो बोर्ड हो रहे हैं उसमें इतना हम भाषा की दृष्टि से भेद कर सकें। मुझे लगता है व्यक्तित्व आपका भाषा में जो प्रकट होता है, चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे इंग्लिश भाषा हो, उसमें जो आपका व्यक्तित्व है, आपका ज्ञान है, आपकी संवेदना है, आपकी भावनाएं हैं, अगर वो ठीक दिशा में है, अगर वो देश हित में है, तो मुझे लगता नहीं है कि इंटरव्यू में अभी भी कोई मतभेद होता होगा। हिंदी माध्यम के लोगों को भी काफ़ी अच्छे इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं। अगर 5 लोगों को मिल सकते हैं तो 50 लोगों को क्यों नहीं मिल सकते? तो हमको उस स्तर का वो अपने व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, अपना ज्ञान बनाना पड़ेगा कि हमको इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल सके। बिल्कुल। और मनोज शर्मा भी उस व्यू को तोड़े थे, उन्होंने भी उस व्यू को तोड़ा था और वो सफल हुए। तो निश्चित तौर पर आप सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो होता है कि आप जिस भाषा में आपने पढ़ाई किया है उस भाषा को लेकर के आप कितना भी बचना चाहें, लेकिन थोड़ा सा तो आप उसके प्रति झुकाव आपका होता ही है। सर बात को आगे बढ़ाता हूँ। सर मनोज शर्मा जो हैं वो एक इस प्रकार के किरदार बन गए हैं जो बहुत अलग दुनिया के लगते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी शर्तों को लेकर के इतना निष्ठावान है कि वो किसी से हेल्प नहीं लेगा। अगर कोई थोड़ा सा भी उसकी ईमानदारी पर ठेस पहुंचाता है तो वो अपना ये नहीं देखेगा कि मैं रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, निकल पड़ेगा साइकिल लेकर के और बड़ी कठिनाई के साथ में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और आखिरी में सफल होते हैं। सर सवाल ये है कि मनोज शर्मा और एक सामान्य सा जो बच्चा तैयारी कर रहा है UPSC का, क्या उसे मनोज शर्मा का अनुकरण करना चाहिए कि हर व्यक्ति मनोज शर्मा जैसा स्ट्रगल कर पाएगा या उसे कोई व्यवहारिक उदाहरण लेकर के चलना चाहिए? देखिए, जिन लोगों ने ये उपन्यास पढ़ा है वो ये देखते हैं या देख सकते हैं कि इसका जो नायक मनोज कुमार शर्मा है वो उन कमियों से ग्रस्त भी है, उन अवगुणों से ग्रस्त भी है जो हम सब में होते हैं, आम बच्चों में होते हैं। गांव से आता है, पढ़ाई नहीं की उसने, वो झूठ भी बोलता है, अपने टीचर से बोलता है कि उसकी फर्स्ट क्लास थी जबकि सेकंड क्लास थी जी। वो तो इन अवगुणों के साथ मनोज आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे मनोज अपने इन अवगुणों को छोड़ता जाता है और वो आदर्श को अपनाता है जो उसके पिता का आदर्श है। पिताजी जिस तरह से ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं तो मनोज को लगता है कि मेरे पिता आदर्श है मेरे, तो मैं उन जैसा बनूंगा। तो मनोज का जो संकल्प है ईमानदारी का वो उनके पिता से लिया गया संकल्प है, तो और उस पर चलते हुए मनोज सफल होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को अनुकरण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का अनुकरण कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे, चाहे वो मनोज हो सकते हैं, चाहे कोई और हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, कोई आपका पहले से सिलेक्ट हुआ मित्र हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, जिसकी जीवन शैली में आपको लगता हो कि ये जीवन शैली को मैं अगर अपना लूंगा तो मेरी सफलता थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अनुकरण करना अपनी सुविधा से भी कर सकते हैं कि भाई ये जो जीवन शैली है मेरे नज़दीक है, मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे लगता है मनोज की जीवन शैली का भी अनुकरण अगर कोई करता है तो वो सफलता के नज़दीक अवश्य पहुँचेगा। जी, वो सफलता के नज़दीक अवश्य पहुँचेगा। सर इस कहानी में प्रेम भरपूर है, इस उपन्यास में प्रेम भरपूर है
और एक रिवायत सी बन गई हमारे समाज में, प्रेम को सही दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं जब हम पेरेंट्स होते हैं। जब हम अपने जवानी में थे तो हो सकता है कि हमने किसी को प्रेम पत्र दिया हो, अपने प्रेम का इजहार किया हो, या हम भी उस प्रेम को पाना चाहते हों। लेकिन जैसे ही हम पेरेंट्स होते हैं, हमें प्रेम से एक जैसे खुन्नस टाइप का हो जाता है कि प्रेम सही चीज़ नहीं है। और ये जो कहानी है, इसमें जो मनोज शर्मा हैं वो अपने प्रेम की वजह से मजबूत होते हैं और अपनी इस बड़ी परीक्षा को पास भी करते हैं, सफल भी होते हैं। सर, आपने इसको पूरा बुना है, तो इसके पीछे आपने काफ़ी रिसर्च किया होगा, सोचा होगा कि समाज में किस प्रकार की बातें चलती हैं प्रेम को लेकर के। यूपीएससी एस्पायरेंट को प्रेम से बचना चाहिए या प्रेम के साथ भी ये हो सकता है? मैं आम बात कर रहा हूँ, मनोज शर्मा एक उदाहरण सेट हैं एक आम बात में, कि क्या यूपीएससी एस्पायरेंट प्रेम के साथ सफल हो सकता है या उसे बचना चाहिए इससे? बहुत बढ़िया, अच्छा। अमरीश जी, दोनों पक्ष हैं। प्रेम आपका संचालक तत्व भी हो सकता है, प्रेम आपका बाधक तत्व भी हो सकता है। प्रेम आपके पैरों की जंजीर भी हो सकता है, प्रेम आपके पंख भी बन सकता है। ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। ये जिससे आप प्यार करते हैं उसके दृष्टिकोण पर निर्भर है कि वो आपको आगे बढ़ाता है या आपको पीछे लेके जाता है। दोनों विकल्प मौजूद हैं, दोनों खतरे मौजूद हैं। आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप पीछे भी जा सकते हैं। तो जब कोई एस्पिरेंट प्रेम करता है या कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला प्यार में पड़ता है, तो उसमें ये विवेक ज़रूर होना चाहिए कि क्या हम इस प्रेम के माध्यम से प्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, या हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। उस उपन्यास में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रेम से डिस्टर्ब होते हैं, असफल होने की दिशा तक भी पहुंचते हैं। जैसे वो आपने बात की थी वरुण है, तो वो उससे डिस्टर्ब भी हुआ। तो क्या हम अपने मन को, अपने संकल्प को, अपने व्यक्तित्व को इस लायक बना सकते हैं कि प्रेम हमको आगे बढ़ाए, प्रेम हमारा प्रेरक तत्व बने? ठीक है, तो मुझे लगता है ये विवेक तो विद्यार्थी में होना चाहिए। चयन करने का हमें विवेक मिलना चाहिए कि हम जिसको चयन कर रहे हैं, जिससे प्रेम कर रहे हैं, वो कैसा है, वो हमें आगे बढ़ा रहा है कि नहीं। श्रद्धा मनोज को आगे बढ़ाती है, श्रद्धा मनोज को प्रेरित करती है, मनोज श्रद्धा को विचार रख के वो मेहनत करता है। तो दोनों विकल्प हैं, ये चुनना हमारा अधिकार है, हम किसको चुनते हैं। जी। सर, अगर एक व्यवहारिक तौर पर बात करें, जब श्रद्धा एसडीएम बन जाती हैं और वो अपने पिता से ये बात करती हैं कि उन्हें मनोज के सपोर्ट के लिए दिल्ली जाना है, जब मनोज का इंटरव्यू होने वाला होता है, वहाँ पर उनके पिता जो उनसे एक मूक सा सवाल पूछते हैं, कह नहीं पाते हैं कि अगर वो असफल हो गया या तो आप उसके साथ कैसे रह पाएंगे। सर, अगर ऐसा ही उदाहरण किसी और के साथ हो जाए तो और उनका मनोज असफल हो जाए, तो उनके पिता का वो डर जायज़ है या आपको लगता है कि नहीं, वो जो नायिका है वही सही है? देखिए जी, ऐसा है कि यदि प्रेम है तो आप सफल हैं तभी प्रेम मिलेगा, असफल हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये सफलता क्या है? क्या पद, प्रतिष्ठा, सत्ता प्राप्त करना ही सफलता है? उसमें एक पंक्ति भी है त्यागी जी की, वो कहते हैं कि क्या थानेदार या तहसीलदार बनना ही सफलता है? मुझे लगता है सफलता वो है कि यदि आप आनंद से, संतुष्टि से इस देश की ईमानदारी से सेवा करते हैं किसी भी तरीके से, तो आप सफल हैं। यदि आप सड़क की झाड़ू भी अच्छे से लगाते हैं ईमानदारी से, तो आप सफल हैं। तो हम अगर सांसारिक दृष्टि से कहें कि सफल वही है जो ये बनेगा, तो अगर हम बड़े दृष्टिकोण से देखें, जो उपन्यास में भी है, तो यदि श्रद्धा अपने निर्णय को सफल बनाने के लिए, अगर मनोज का साथ देने के लिए दिल्ली जाना चाहती है, तो उसके लिए फिर वो नहीं पता कि मनोज सफल होता है क्या असफल होता है। मनोज सफल भी हो सकते थे, मनोज असफल भी हो सकते थे, लेकिन हम अपने मन में ईमानदार, श्रद्धा अपने मन में ईमानदार है। और है भी श्रद्धा, मनोज कहते भी अगर मैं यहाँ असफल हो तो मैं कहीं और कुछ और करके सफल हो जाऊंगा। रास्ते बंद नहीं होते। कोई एक, हमको लगता है आज हमारा एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य अगर हमारा पूरा हो गया तभी हम सफल हैं। अगर आप, श्रद्धा भाषण में कहती है ना स्कूल में, अल्मोड़ा में, कि यदि आज अपने बच्चे, अगर आज असफल भी होता है आपका बच्चा, तो आप उसको प्यार करें, क्योंकि वो हो सकता है कल किसी और दूसरी राह को चुनकर सफल हो जाए।
तो ज़रूरी नहीं कि आज आपने जो लक्ष्य बनाया, अगर आप पूरी मेहनत के बावजूद वहाँ असफल होते हैं तो भविष्य में आप असफल ही होंगे। बिल्कुल। आप वहाँ सफल हो सकते बिल्कुल। हैं। तो ये सफलता बड़ी लंबी कहानी है। एक और ये बात एक मोड़ पर जी, मनोज जी ने इस बात को इंटरव्यू बोर्ड में चलते चलते उस प्रश्न के जवाब में भी कहा था, जो एक मेंबर ने पूछा था कि उन्होंने जब कहा कि अगर आप इस अटेम्प्ट में असफल हो गए और ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है तो आप क्या करेंगे, तो ये बात वहाँ पर भी उन्होंने कही थी। सर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट अपने दर्शकों को बताऊँ इस किताब की, ताकि वो समझ पाएँ कि इस किताब में बेसिकली है क्या। हाईलाइट में आपको इस किताब में मिलेगा, आप इंटरव्यू बोर्ड में जो होता है एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ, उसको समझ पाएंगे। आप इस किताब को पढ़ने के बाद में ये समझ पाएंगे कि ईमानदारी और मेहनत से अगर आप लगे रहें तो कोई भी अभाव, कोई भी कमी आपके सफलता को नहीं रोक सकती है, आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप इसमें यह भी देखेंगे कि किस प्रकार बुंदेलखंड के कुछ मजदूर जब दिल्ली जाते हैं, रोजगार के अभाव में उनको रोजगार नहीं मिलता है, परेशान होते हैं, तो एक सामान्य सा बंदा लगभग इस स्थिति में आ जाता है कि वो चाहे भीख मांग लेगा लेकिन इनकी मदद करेगा। उससे हमारे समाज की कमी भी इसमें स्पष्ट होती है। इस किताब में आप यह भी समझ पाएंगे कि एक लड़की है जो किसी दूसरे कल्चर से आई है, किसी दूसरे कल्चर के लड़के को इस तरीके से समझती है, अपने योग्य समझती है। ये एक बेहतरीन, और ये सबसे अच्छी बात है कि यूपीएससी के एस्पायरेंट को तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। उन्हीं के इर्द गिर्द सारी कहानी लिखी गई है। सर अगला सवाल मेरा है, एक किरदार है इस उपन्यास में, वरुण जी कई बार मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू में भी पहुंचते हैं, लेकिन फाइनली वो असफल रह जाते हैं। और उनकी एक प्रेमिका है जो सेलेक्ट हो जाती हैं और किसी सेलेक्टेड लड़के से वो विवाह भी कर लेती हैं। उसके बाद में वो ड्रामा करते हैं, हाय वंदना तुम चली गई मेरा क्या होगा। उस तरीके का एक ड्रामेटिक सीन आपने लिखा, जो वो वहाँ पर ड्रामा हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन सर एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और एक लड़की जिसने कमिट किया था कि मैं आपके साथ रहूँगी, वो उसकी असफलता के बाद में छोड़ के चली जाती है। सर सवाल ये है कि यूपीएससी को ज़िंदगी का आखिरी लड़ाई मान लेना जायज़ है या गलत है? देखिए, मैंने अभी इसके पहले भी जो प्रश्न पूछा था शुक्ला जी आपने, मैंने बोला जी था जी कि कोई भी हम अपना एक लक्ष्य बना के चलते हैं, गोल बना के चलते हैं कि हमको इसमें मेहनत करके सिलेक्ट होना है। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मोटिवेट होकर करते हैं, लेकिन उसकी सीटों की अपनी एक सीमा है, जितनी सीटें होती हैं उतने ही लोग चयन होते हैं। अगर हम सिलेक्ट नहीं होते हैं तो हम दूसरा कुछ अगर काम करते हैं, दूसरा कोई अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो जीवन कोई रुकता तो है नहीं कि एक जगह जाके रुक गया। तो हम अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरे संकल्प से हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। उसके बावजूद अगर कोई दुर्भाग्य होता है, हम नहीं सफल होते उसमें, तो हमारा जीवन आगे कोई लक्ष्य बनाकर उसमें बहुत बेहतर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ मेहनत करी है तो निश्चित रूप से मानिए, अगर आप यहाँ असफल भी होते हैं तो भविष्य में आपके भीतर जो शक्ति आती है, जो संकल्प आता है, आप आगे कोई लक्ष्य बनाकर, आगे कोई कैरियर बनाकर आप उसमें सफल हो ही जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जी बिल्कुल। सर मैं अब लगभग आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूं कि साहित्यिक तौर पर जो किताबें भी वर्तमान में लिखी जा रही हैं, जो नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, उनमें अगर आपको ये चयन करना हो कि हमें कौन सी पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी, इसको पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, अगर कोई 5 स्टार रेटिंग वाली बुक होती है तो ये है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी पूरी टीम ने पढ़ा और उसके बाद में सजेस्ट किया। सर 5 नहीं, मैं 5 स्टार में से अगर मुझे ये छूट मिलती कि 7 स्टार दिया जा सके तो मैं उसको भी देता। बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्टिंग, बेहतरीन, और एक तारतम्यता सर बनी रहती है। मैं पहली बार किसी बुक को एक बार में सर पढ़ा हूँ, तो साहित्यिक दृष्टिकोण से बिल्कुल परफेक्ट है सर किताब। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, और सवाल नहीं आपसे निवेदन है, हमारे एक जो है ओनली यूपीएससी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, वो नहीं आ सकते हैं सर दिल्ली और लखनऊ जैसे संस्थानों में। उनको सर आप ये बताइए कि क्या वो वहीं पर रह करके सफल हो सकते हैं, या कोचिंग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है यूपीएससी को क्रैक करने में? सर उन्हें कोई मैसेज आप दें। देखिए, जो मैंने पहले भी बोला, पहला प्रश्न यही था, और उस पहले प्रश्न में मैंने कहा था कि अभी जो पिछले कुछ सालों से जो ऑनलाइन जो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई का चल रहा है, उसके माध्यम से यदि हम घर में रह के भी पढ़ते हैं तो हमको वही उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं जो हम बाहर अपना पैसा खर्च करके पढ़ते हैं।
क्योंकि हमें जो संदेह होते हैं, जो शंकाएं होती हैं पढ़ाई के संदर्भ जी, में, जी। वो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे शिक्षकों के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं। और अब तो कितने ही वीडियो यूट्यूब पर डलते हैं, ऑनलाइन उस पर डलते हैं। आपको घर पे लिखना तो घर पे पड़ेगा आपको। जी, जी। आप अपने घर में अपना टेस्ट सीरीज दे सकते बिल्कुल। हैं। और मुझे लगता है कि अगर घर पर रह के अगर दूर है, जो जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वो घर पर रह के भी ऑनलाइन माध्यम से अच्छा तैयारी कर यानी सकते कि हैं। वहाँ से भी वो सफल हो सकते हैं। जी। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। बस ये है कि आप घर में बहुत लिख के देखें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें और अपनी कॉपी टीचर्स को दिखाएं, वो चेक करें, वो उसको फिर कमी बताए। वो इस तरह का आप करते हैं, अगर ऑनलाइन होता है तो कोई समस्या नहीं है कि आप सफल ना हो। जी, जी, जी। यानी कि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी तो हो रहे हैं बिल्कुल, आजकल ना बिल्कुल सर। ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी तो आपको वो मिल रही हैं। वही बात है। तो आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए द न्यूज ओशन के साथ। आपने हमारे स्टूडेंट्स को प्रेरणा दी और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बच्चों को कि हर बच्चे को, या अगर वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसको भी पढ़ना चाहिए, या हर उस व्यक्ति को जो किसी डिफरेंट फील्ड में काम कर रहा है और संसाधन के अभाव में असफलता के उसको डर सता रहा है, तो उसको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। 12th फेल हारा वही जो लड़ा नहीं, ये एक किताब है, बहुत बेहतरीन है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका द न्यूज ओशन से बात करने के लिए। धन्यवाद अमरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए द न्यूज ओशन के साथ ऐसे ही तमाम बेहतरीन बातचीत को देखने के लिए। ये बातचीत आपको कैसा लगा, ये लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।